कुछ वक्त पहले सीरीज मेड इन हेवन का दूसरा सीजन आया था। उसके एक एपिसोड की बहुत चर्चा हुई थी। जिन्होंने देखा है वो तो समझ ही गए होंगे हम किस एपिसोड की बात कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा उनको शॉर्ट में बता देते हैं। एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है। लड़की का रंग सांवला है। इस बात से सबसे ज़्यादा दिक्कत उसके खुद के घर वालों को है, तो शादी से पहले उसका ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे उसकी स्किन लाइट हो जाए। इसमें जिस ट्रीटमेंट की बात हुई है उसको कहते हैं ग्लूटाथियोन इंजेक्शन। और उसके बाद अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो बता दूं, ये इंजेक्शन लेने के बाद उस लड़की की स्किन की जो हालत होती है उसको देखकर सब डर जाते हैं। अक्सर मीडिया में भी सेलेब्स पर इस बात को लेकर निशाना साधा जाता है कि उनकी स्किन अचानक से लाइट लगने लगी है। उन्होंने स्किन को कोट अनकोट गोरा करने वाला इंजेक्शन लगवाया है। हमें सेहत पर भी कई ऐसे मेल्स आए हैं जिसमें लोग इस जादुई इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। पर ये ग्लूटाथियोन इंजेक्शन उतना जादुई है नहीं जितना लोग इसको समझते हैं या फिर सोशल मीडिया इसको दिखाता है। इसके साइड इफेक्ट्स सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सुनिए। ग्लूटाथियोन अक्सर एक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। केमिकल तौर पे ये एक पेप्टाइड स्ट्रक्चर है। इसके कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं जैसे टोमेटोज, ऑरेंजेस, एवोकाडोज। ग्लूटाथियोन काम करता है बॉडी के काफ़ी फंक्शंस में, मेटाबॉलिक फंक्शंस में, प्रोटीन फंक्शंस में। ये फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिक कंपाउंड को हटाता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। देखा गया है कि ग्लूटाथियोन से एंटी मेलेनोजेनिक एक्शंस भी होते हैं, मतलब पिगमेंटेशन कम करने वाले एक्शंस। ग्लूटाथियोन सप्लीमेंटेशन हम टॉपिकल क्रीम के जरिए कर सकते हैं। इसके कुछ ओरल फॉर्मुलेशंस भी आते हैं और कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, तो जो नसों में लगते हैं या मसल में लगते हैं। ड्रग टॉक्सिसिटी में, कीमोथेरेपी के साथ और कई बार वायरल इन्फेक्शंस में भी यूज़ किया गया है। स्किन में ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन पॉपुलर है स्किन लाइटनिंग के लिए। ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस वीकली तौर पे दिया जाता है। इसकी डोजेज 600 से 1200 मिलीग्राम तक हो सकती है। ग्लूटाथियोन इंजेक्शन जो स्किन लाइटनिंग पे काम करता है वो एक समय के बाद काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस डोजेस रिक्वायर्ड रहती हैं। हर एक इंसान इसका कैंडिडेट नहीं है। ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि सीवियर स्किन रिएक्शन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और अदर एलर्जिक रिएक्शंस। ग्लूटाथियोन इंजेक्शन से थायराइड डिसऑर्डर और किडनी फंक्शन इम्पेयरमेंट एग्जैजरेट हो सकते हैं। जो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी थायराइड प्रॉब्लम्स हैं या किडनी फंक्शंस में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं उनकी जिसमें किडनी इफेक्ट होती है, थायराइड इफेक्ट होता है, उनमें ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस आप अपने डॉक्टर की सलाह के अलावा नहीं लेंगे। ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है आजकल, बट इसको किन केसेस में हम प्रमोट नहीं करते। अगर कोई आए और कहे कि हमें बस गोरा होना है और हमें लाइटनिंग चाहिए, तो उन केसेस में हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसकी जो स्टडीज़ हैं, सेफ्टी डेटा है, वो अभी तक हमारे पास नहीं है। कुछ टाइम पीरियड के लिए पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स में ये इफेक्टिव ज़रूर है, बट अगेन अपनी डॉक्टर की सलाह पर ही। जो लोग ग्लूटाथियोन इंजेक्शन को केवल अपनी स्किन का रंग बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो प्लीज़ ऐसा ना करें। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं। इसका इस्तेमाल अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है, बीमारियों के लिए भी किया जाता है। इसलिए सोशल मीडिया के चोचलों में ना पड़ें। अपनी स्किन का ध्यान रखें, फोकस करें कि आपकी स्किन हेल्दी रहे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए फेफड़ों की उस बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंडियंस को होती है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक हिंदुस्तान COPD के मामले में दुनिया की राजधानी है, वर्ल्ड्स कैपिटल। हमारे देश में एड्स, TB, मलेरिया और डायबिटीज़ से जितनी मौतें होती हैं उन सबको मिलाकर और उससे भी ज़्यादा COPD के केसेस सामने आते हैं। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर दीपक ने। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम प्रिवेंट तो कर सकते हैं,
लेकिन ये इरिवर्सिबल डैमेज करती है, यानी ये नुकसान ठीक नहीं किया जा सकता। अगर कोई इंसान लंबे समय तक हानिकारक गैसेस के संपर्क में रहता है या सिगरेट पीता है, चिमनी या चूल्हे पर लंबे समय तक काम करता है, तो ऐसे मरीजों के फेफड़ों तक सांस पहुंचाने वाली ट्यूब, जिन्हें हम ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। अब इसके कारण फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता सही मात्रा में। लक्षण जो देखने में आते हैं वो हैं खांसी के साथ बलगम होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ये बीमारी आमतौर पर साल भर लगातार बनी रहती है और ये बीमारी साल भर में कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन बनी रहेगी। इलाज की बात करें तो इसमें इन्हेलर थेरेपी दी जाती है, पंप दिए जाते हैं। जो पंप दिए जाते हैं इसमें दवाई की मात्रा बहुत कम होती है और ये सीधे फेफड़े तक जाती है, तो इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं और एक्शन भी जो है वो तुरंत हो जाता है। COPD के मरीजों को इन्हेलर्स लंबे समय तक लेना पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी इरिवर्सिबल तो है, लेकिन लंग्स को बचाने के लिए ये दवाइयाँ लेती आपको रहनी पड़ेंगी। इरिवर्सिबल का मतलब है दोबारा ठीक नहीं हो सकती। निमोनिया, फ्लू की वैक्सीन आपको लेनी पड़ेगी, ये हर साल लगती हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन 65 साल के बाद लगती हैं, पर जिन लोगों के लंग्स डैमेज हो चुके हैं उन्हें डॉक्टर से संपर्क करके ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए पालक और केल जैसी सब्जियों को कच्चा क्यों नहीं खाना चाहिए। पालक और केल ये दो ऐसी सब्जियां हैं जिनमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं और अक्सर हेल्दी डाइट में पालक और केल शामिल होते हैं, खासकर सलाद में। लेकिन क्या आपको पता है कि पालक और केल को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए? इन्हें कच्चा खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी के बारे में न्यूट्रिशन और वेलनेस कंसल्टेंट नेहा सहाय ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नेहा बताती हैं कि पालक और केल में ऑक्सैलिक एसिड होता है। इन्हें कच्चा खाने से शरीर जो है वो ऑक्सैलिक एसिड को पचा नहीं पाता, जिस वजह से ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम, आयरन और दूसरे मिनरल्स को शरीर में अब्जॉर्ब होने से रोकता है। यही नहीं, कच्चा पालक और केल खाने से किडनी में पथरी, गाउट यानी एक तरह का गठिया, ब्लोटिंग, गैस और पेट में दिक्कत तक हो सकती है। जो लोग जोड़ों में दर्द और सूजन से परेशान हैं, पालक खाने से उनकी ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो मरीज खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हैं यानी ब्लड थिनर्स, उन्हें पालक और केल से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में विटामिन के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि खून पतला करने वाली दवाइयों का असर कम कर देता है। अब इन सभी समस्याओं से अगर बचना है तो पालक और केल को पका कर खाइए। ऐसा करने से ऑक्सैलिक एसिड का प्रभाव भी कम हो जाता है, साथ ही पेट इन्हें आसानी से पचा भी सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।